तो मेन अपना ये था कि हम लगभग लगभग वैसे तो टॉपिक सारे पढ़ चुके हैं, अलग अपनी अलग अलग टाइप की जो फॉर्म्स हैं। एलोपिटल, टिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लोगरिथमिक, वन की पावर इन्फिनिटी, जीरो की पावर इन्फिनिटी आ जाए या इन्फिनिटी की पावर जीरो आ जाए, ये सब ऐसी सी चीजें हम बात कर चुके हैं। तो लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़े से अलग टाइप के होते हैं, जैसे हम पिछली बार कर भी रहे थे बुक्स वगैरह के। तो उसी टाइप में कुछ और क्वेश्चंस कर रहे हैं, एक तरह से कह लो कि प्रैक्टिस के लिए टाइप के लिए मान लो, अलग अलग टाइप के। तो आज पहले तो वही क्वेश्चंस करके देखते हैं। जैसे तुम्हें लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, 4 की पावर n प्लस 5 की पावर n और पूरे की पावर 1/n, इसकी लिमिट निकालनी है। तो ये कुछ वो क्वेश्चंस हैं जो स्टैंडर्ड उसमें नहीं आते। जैसे यहां पर तुम देखो, अगर n को इन्फिनिटी पुट करोगे तो वन से बड़े नंबर की पावर इन्फिनिटी कितना आएगा? इन्फिनिटी आएगा। उसकी पावर में है 1/इन्फिनिटी यानी जीरो। तो ये बेसिकली इन्फिनिटी की पावर जीरो है। अब तुम्हें ये सोचना है कि इसको सोल्व कैसे किया जाए। करो, दिमाग लगाओ, बताओ क्या आंसर आएगा। हाँ भाई, ज्योतिरादित्य देते, गुड आफ्टरनून। निहारिका सही है, यही आंसर है। ठीक है दीपिका, यही है, सही है। कार्तिक सही है सेकंड का। तो देखो, हमेशा इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना, जो लिखा हुआ है, इसमें हम दो बातों पर ध्यान देते हैं कि अगर हमारे पास कभी भी नंबर वन से बड़ा हो और उसकी पावर इन्फिनिटी की जाए, तो वो इन्फिनिटी को टेंड करेगा। लेकिन अगर यही नंबर वन से छोटा हो, जीरो से तो बड़ा ही होना चाहिए, नेगेटिव नंबर तो वैसे ही प्रेफर नहीं करते, वन से थोड़ा सा भी छोटा नंबर होगा तो वो नंबर जीरो को टेंड करेगा। अब इसमें ये मत सोच लेना कि सर आपने लिखवाया था कि वन की पावर इन्फिनिटी टेंडिंग टू जीरो नंबर नहीं होता, इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, फॉर्मूला लगाते हैं। जब मैं वन से छोटा कह रहा हूं तो इसका मतलब वन से सिग्निफिकेंट छोटा हो, भले ही इतना नंबर हो 0.999। ये बताओ इसकी पावर इन्फिनिटी कितना आएगा? हमें लिमिट लगानी पड़ेगी या डायरेक्ट बता सकते हैं जीरो आएगा? पहले ये बताओ, चलो सवाल पे तो आते हैं। इसकी लिमिट अगर मुझे बतानी हो, इसकी वैल्यू बतानी हो, तो मैं जीरो बोलूंगा या मुझे वन की पावर इन्फिनिटी वाला वो फॉर्म लगानी पड़ेगी, f(x)(g(x)-1 वाली?
ठीक है, निहारिका सही करिए कि डायरेक्ट जीरो बोल सकते हैं इसको, क्योंकि हालांकि वन के बहुत पास है, लेकिन ये टेंडिंग टू वन नहीं है। टेंडिंग टू वन का मतलब होता है 0.999 और इन्फानाइट टाइम्स 9 लिखा हुआ है। ठीक है, इन्फानाइट टाइम्स 9 लिखा हो तब हमें वन की पावर इंफिनिटी के लिए सोल्व करना पड़ता है। अगर इतना छोटा नंबर भी हो ना, वन के इतना पास भी हो, तब भी हम डायरेक्ट पावर इंफिनिटी जीरो बोल सकते हैं। ठीक है, एक तो उस चीज का ध्यान रखना। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर हमें दिख रहा है कि दो नंबर आ रहे हैं, दोबारा वही बात। अगर वन से बड़ा नंबर होगा उसकी पावर इंफिनिटी इंफिनिटी को टेंड करेगा, अगर वन से छोटा नंबर होगा तो उसकी पावर इंफिनिटी जीरो को टेंड करेगा। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम जीरो बना लें, वही इंफिनिटी में काम करना पसंद नहीं है अपने को। तो हम हमेशा क्या करेंगे, जो इनमें से बड़ा नंबर होगा 4 और 5 में से, उसको कॉमन लेंगे बाहर। तो 5 की पावर n है, अगर वो बाहर कॉमन आएगा तो उसकी पावर कितनी आएगी, 1/n। 5 की पावर n पूरे की पावर 1/n, यानी 5 तो बाहर आ गया। तो 5 तो कांस्टेंट है, उसको बाहर इस तरीके से लिख लिया। लिमिट आएगी n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब जब 5 की पावर n से अंदर डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 4/5 की पावर n+1, और पूरे की पावर आएगी 1/n। अब चेक करो, अगर अब तुम n को इन्फिनिटी की तरफ लेकर जाओगे तो 1+ ये नंबर, सॉरी, हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 1+ ये नंबर लिखा हुआ है। तो ये 4/5 वन से छोटा नंबर है, उसकी पावर इंफिनिटी रखेंगे तो वो जीरो को टेंड करेगा। 0+1 कितना होगा, 1। अब 1 की पावर कितनी आ रही है, जीरो। मैंने गड़बड़ कर दी क्या, 1 मिनट रुको। मैंने गड़बड़ कर दी, बहुत तगड़ी गड़बड़ कर दी मैंने। सवाल ही कुछ और था। 1 मिनट रुको। मैंने ये कहा था, चलो इसको तो इग्नोर करो, एक बार ये आ गया। तो अंदर वाला नंबर किसको टेंड कर रहा है, 1 को। अगर n इंफिनिटी को टेंड कर रहा है तो 1/इंफिनिटी कितना होगा, जीरो होगा। तो 1 की पावर जीरो कितना आएगा, 1। इंटू में 5 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, मैं कुछ और सवाल सोच रहा था, लेकिन जो लिखा हुआ था वो अभी भी सही है। ग्रेटर देन 1 की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी को टेंड करेगा, लेस देन 1 की पावर इंफिनिटी जीरो को टेंड करेगा। अब जैसे मान लो इसी में मैं क्वेश्चन ये दे देता तुम्हें चेंज करके, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, यहां पर तुम्हारे पास सपोज करो होता 5 की पावर n+2 +3 की पावर 2n, और पूरे की पावर है 1/n। एक काम करो, इसकी लिमिट निकालो अगर एग्जिस्ट कर रही है तो। अगला क्वेश्चन करने से पहले ये वाला करो। तो इसको करने का तरीका क्या होगा, दोबारा वही दिक्कत आ रही है, वन से बड़े नंबर्स की पावर इंफिनिटी आ रही है, तो वो इन्फानाइट को टेंड करना चालू करेगा। उस दिक्कत को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 का स्केयर तो पहले मैंने अलग कर लिया, 25, इंटू में आएगा 5 की पावर n। जो 3 की पावर 2n है उससे हम लिख सकते हैं 9 की पावर n। इससे फायदा ये हुआ कि जो दोनों नंबर हैं उनकी पावर सेम आ रही है, तो पहले इस तरीके से कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब 9 की पावर n जो है उसको कॉमन लेकर बाहर निकाल सकते हैं, तो 9 बाहर आएगा। अंदर क्या बचेगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 25 होगा। जब 9 की पावर n से डिवाइड करेंगे तो 5/9 पूरे की पावर n+1, और इसकी पावर आ रही है 1/n। अब चेक करो, 5/9 की पावर इंफिनिटी करोगे कितना आएगा, 5/9 की पावर इंफिनिटी करोगे जीरो आएगा। 0 × 25, जीरो, +1 1। तो बेस जो है वो 1 को टेंड कर रहे हैं, और उसकी पावर 1/इंफिनिटी यानी जीरो को टेंड कर रही है। तो 1 की पावर 0 का मतलब 1 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा अपने पास 9। बस इंफिनिटी जितना हो सके उतना बनने से रोकना है अपने को। ठीक है, अगर दीपिका डज नॉट एग्जिस्ट सेकंड वाले क्वेश्चन का था तो वो गलत है, उसका आंसर आएगा, फाइनाइट लिमिट आ रही है। इतना बताओ, इतना समझ में आ गया ना दोनों क्वेश्चन में जो बात बोली है, कि क्या किस तरीके से कॉमन लेना और आगे कैसे प्रोसीड करेंगे। कुछ दिक्कत है किसी को, पूछ लो।
चलो देखो सेकंड क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा। सॉरी। अब यहाँ पर तुम वो गलती मत कर देना जो जैसे मैंने तुम्हें क्वेश्चंस करवाए थे कि अगर लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो है और मैं तुम्हें बोल दूं साइन वन बाय एक्स, तो हमने बोला था कि अगर एक्स जीरो को टेंड करे तो वन बाय एक्स इन्फिनिटी को टेंड करेगा, साइन इन्फिनिटी आएगा तो वो ओसिलेट करेगा माइनस वन से वन के बीच में। तो हमें नहीं पता कितनी वैल्यू आएगी, तो हम बोल देते हैं इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, कि एक फिक्स नंबर को टेंड नहीं कर रहा, ओसिलेट कर रहा है, इसलिए लिमिट नहीं आएगी। तो इसी वजह से तुम यहां पर बोल दो कि अगर एन इन्फिनिटी को टेंड कर रहे हैं तो इन्फिनिटी स्केयर प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, रूट लेंगे इन्फिनिटी इंटू पाई इन्फिनिटी, तो कोस इन्फिनिटी की लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो वो चीज यहां पर नहीं लगेगी, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा फर्क ये है कि एन जो है वो इंटीजर को टेंड कर रहे, तो उस वजह से जो ये नंबर मिलेगा वो कुछ पाई का मल्टीपल टाइप मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर वो वाला कंसेप्ट नहीं लगाना जो यहां पर लगाया था हमने। तो इसको करने का तरीका ये होता है कि जो इन्फिनिटी की दिक्कत आ रही है कि एंगल हमें एक तरह से पता नहीं चले पाएगा कि कितने किसको टेंड कर रहे हैं, उस दिक्कत को किसी तरीके से दूर करने, उसके लिए हम कोस की प्रॉपर्टी लगाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर कोस पाई माइनस थीटा हो तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, माइनस कोस थीटा आती है। अगर इसी तरीके से मैं बोल दूं कोस टू पाई माइनस थीटा, तो इसकी वैल्यू कोस थीटा आती है। अगर हम बात करें कोस थ्री पाई माइनस थीटा, तो इसकी वैल्यू आएगी अपने पास माइनस कोस थीटा। और अगर हम बात करें कोस फोर पाई माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा। तो अगर इस तरीके से पाई के मल्टीपल में से थीटा माइनस करेंगे तो या तो प्लस का कोस थीटा आएगा या माइनस का कोस थीटा आएगा, दोनों में से एक चीज होगी। वो डिपेंड करेगा कि एन इवन है या ओड है। इवन होगा तो कोस थीटा, ओड होगा तो माइनस कोस थीटा, अगर पाई का मल्टीपल बात करें, पाई के साथ जितना मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सेम चीज हम यहां पर लगा लेंगे। हम इस चीज को क्या लिख सकते हैं, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी कोस एन पाई माइनस पाई अंडर रूट एन स्केयर प्लस एन, इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये वाला काम तो तब होगा जब एन क्या होगा, इवन होगा। इफ एन इज इवन, इंटीजर वो हमें पहले से बोल चुके हैं। अगर यही हमारे पास अगर मान लो एन ओड हो गया तो इसकी वैल्यू आ जाएगी लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, बस प्लस की जगह बाहर एक माइनस आ जाएगा, माइनस का कोस एन पाई माइनस पाई अंडर रूट एन स्केयर प्लस एन, इस तरीके से कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। अब इससे अगर तुम फायदा नोटिस करो तो क्या होगा कि कोस के अंदर जो एंगल है उसमें से पाई तो कॉमन आ जाएगा, एन का मतलब इन्फिनिटी, उसमें से माइनस होगा इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हमने इनडिटर्मिनेट फॉर्म बना ली, जो कि बाकी क्वेश्चंस में बनानी पॉसिबल नहीं होती जब वन बाय एक्स वगैरह दी हो। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को सोल्व करने का तरीका बताया था कि जब भी ये फॉर्म आ जाए तो उसे या तो कन्वर्ट कर लो जीरो बाय जीरो में, और या फिर इसको कन्वर्ट कर लो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में, और उसको करने का तरीका रैशनलाइज करना। तो वही काम यहां पर कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ एक बार वैल्यू निकाल रहा हूं, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पॉजिटिव वाले की, दोनों की अलग अलग तरीके से निकालने की जरूरत नहीं है, एक साथ आ जाएगी। एन माइनस अंडर रूट एन स्केयर प्लस एन, इसकी बात कर रहे हैं। तो वही हमारी रिक्वायर्ड फॉर्म बनाने के लिए हम इसको रैशनलाइज कर लेंगे कोस पाई। जब रैशनलाइज करेंगे तो नीचे तो मल्टीप्लाई होगा एन प्लस अंडर रूट एन स्केयर प्लस वन, ऊपर क्या आ जाएगा, एन के स्केयर में से माइनस होगा एन स्केयर प्लस एन, तो सोच के देखो माइनस एन आ जाएगा। अब अगर हमारा एन इंफिनिटी को टेंड करे तो पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल टाइप की इक्वेशन बन गई। यहां से एन का कोफिशिएंट आएगा माइनस वन, वो तरीका बताया था लीडिंग कोफिशिएंट्स का रेशियो ले लो, तो यहां से तो माइनस पाई आएगा बेसिकली, यहां से एन का कोफिशिएंट वन आएगा, यहां से एन स्केयर का रूट लोगे तो एन आएगा, एन का कोफिशिएंट वन, मतलब ये बन गया कोस ऑफ पाई बाय टू। कोस पाई बाय टू की वैल्यू जीरो होती है, तो भले ही एन इवन हो या फिर एन ओड हो, दोनों ही केस में इसकी जो वैल्यू आएगी वो जीरो आएगी, इसलिए हम इसका आंसर बोल देंगे डायरेक्ट जीरो। दिस इंप्लाइज दैट लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी cos पाई अंडर रूट एन स्केयर प्लस एन इक्वल टू जीरो। किसी को ना समझ में आया हो कि बाकी क्वेश्चन से अलग क्यों है या किस तरीके से किया, डाउट है तो पूछ लो। सेम प्रोसेस अगर साइन में आ जाए इस तरीके से तो साइन में लगाते हैं अपने, उसमें भी सेम काम होगा, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, साइन टू पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, बस उसमें उल्टा हो जाता है। अगर एन इवन हो तो माइनस आ जाएगा, ओड होगा तो माइनस नहीं आएगा। बोलो भाई जल्दी से, क्लियर है या
दोबारा बताऊं? अंजलि रिपीट। चलो बाकी लोग इतनी देर ये वाला क्वेश्चन करो जो लिखा हुआ है, थर्ड क्वेश्चन। मैंने यहाँ पर ये बोला है कि पहली बात तो ये समझो कि ये सवाल बाकियों से अलग क्यों है। क्योंकि एक तो यहाँ पर एन इंटीजर है, और साथ के साथ जो एंगल मिलेगा वो पाई का मल्टीपल मिलेगा। तो ये सिंपल उस तरीके से नहीं बोल सकते कि कोस के अंदर एंगल इन्फिनिटी है तो -1 से 1 के बीच में ओसिलेट करेगा, और ओसिलेट करेगा तो इसका मतलब उसकी वैल्यू लिमिट बोल देंगे डज नॉट एग्जिस्ट। वो वाला टाइप नहीं है, क्योंकि उसमें जो एंगल था वो 0 से 2 पाई में कुछ भी जा सकता था। यहाँ पर 0 से 2 पाई में सारा नहीं जा पाएगा, क्योंकि एन के इंटीजर होने की वजह से इसकी कुछ ही वैल्यू आ पाएंगी एंगल की। फर्क एक तो ये, वहां पर 0 से 2 पाई कोई भी एंगल ले सकता था, यहाँ पर एक दो ही एंगल होंगे जो ये ले पाएगा, जो हमें बाद में पता चला कि पाई/2 ही ले सकता है बेसिकली। तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, अब कोस के अंदर इन्फिनिटी बन रहे हैं, तो हम इस इन्फिनिटी को गायब करना चाहते हैं। तो हमने इंट्रोड्यूस कर दिया कि हम अगर कोस में से, कोस के अंदर पाई के मल्टीपल में से थीटा माइनस करें तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जैसे पाई माइनस थीटा से माइनस आ जाएगा, 3 पाई माइनस थीटा से भी माइनस आ जाएगा। अगर 2 या 4 पाई माइनस करेंगे तो प्लस प्लस आ जाएगा। ठीक है, और वैल्यूज बेसिकली सेम रहती है। तो हमने कहा इस चीज की जो वैल्यू होगी उसको हम क्या लिख सकते हैं, कोस एन पाई माइनस थीटा। अगर एन इवन होगा, देखो यहाँ पर साइन चेंज नहीं हो रहा, और अगर यही यहाँ पर एन ओड होगा तो साइन चेंज हो जाएगा, बस एक माइनस आ जाएगा। तो कोस एन पाई माइनस ये लिखने से हमारा फायदा ये हुआ कि अब पाई कॉमन ले लेंगे, तो एन माइनस अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एन। अगर एन इन्फिनिटी को टेंड कर रहे हैं तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की फॉर्म बन गई, जो कि हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, सोल्व करनी आती है हमें। तो जब ये फॉर्म पढ़ाई थी तब बताया था कि या तो इसको कन्वर्ट करोगे 0/0 में या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी में, और उसका तरीका है रैशनलाइज कर लेना। तो हमने रैशनलाइज कर लिया, उस वो करके ये बना। फिर ये पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल टाइप हुआ। इन्फिनिटी पर लिमिट निकालनी है तो लीडिंग कोफिशिएंट्स का रेशियो ले लिया। ऊपर से -पाई मिलेगा, नीचे से 1 + 1 2 मिलेगा। कोस पाई/2 0 होता है, तो अगर एन इवन हुआ तब भी लिमिट 0 आएगी, अगर एन ओड हुआ तब भी -1 × 0 0 ही आएगी। दोनों केस में सेम आ रही है। इसका मतलब हमारा फंक्शन उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और वो 0 के इक्वल होगी। ये बात बोलिए। अगर ये सिंपल कोस 1/x की लिमिट पूछ लेता 0 पर, तो हम मना कर देते कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। एक क्वेश्चन समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पर क्या किया हमने, अगर n को इन्फिनिटी रखेंगे तो 1 से बड़े नंबर की पावर इन्फिनिटी है, वो इन्फिनिटी हो जाता है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि 1 से छोटा नंबर बना लें किसी भी तरीके से। तो 4 और 5 में से जो बड़ा नंबर होगा वो बाहर कॉमन लेते हैं। तो 5 की पावर n अगर बाहर कॉमन लेंगे, बाहर निकालेंगे, तो उसकी पावर 1/n आएगी, पावर्स कैंसिल होकर 5 बचेगा। अंदर आ जाएगा 5 की पावर n से डिवाइड करके ये वाला नंबर। अब 4/5 1 से छोटा नंबर है, उसकी पावर इन्फिनिटी 0 होगा, 0 + 1 1 होगा। 1 की पावर में आ रहा है 1/∞ यानी 0, तो 1 की पावर 0 1 होता है, इंटू में 5 करेंगे तो आंसर 5 आ जाएगा। हाँ भाई, ये वाला हुआ किसी का? दीपिका, अगर लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर बताया तो नहीं, 1 तो नहीं आएगा। सॉरी। ठीक है, साक्षी सही है। नहीं जुतरे देते 2 भी नहीं है आंसर। देखो कुछ नहीं करना, पहले तो जो सिग्मा लिखा हुआ है उसकी वैल्यू लिखकर देखते हैं कि वो रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं। r = 1 to n, 1/2 की पावर r। इसका सिग्मा निकालना है। r को 1 पुट करेंगे तो 1/2 आएगा, r को 2 पुट करेंगे तो 1/4 आएगा, फिर 1/8 आएगा। ये चलता जाएगा, कहां तक चलेगा? 1/2 की पावर n तक। बेसिकली हमारे पास क्या है, ये जीपी बन रखी है फिलहाल तो। अब अगर जीपी है तो इसका सम निकाल सकते हैं, a इंटू 1 माइनस कॉमन रेशियो की पावर n अपॉन में आता है 1 - r। तो 1/2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा 1 - 1/2 की पावर n। अब हमें इसी चीज की लिमिट निकालनी है, तो हमसे मांग रहे हैं लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, और ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है 1 - 1/2 की पावर n। अब तुम ये सोचोगे कि अगर n इंफिनिटी को टेंड कर रहे हैं तो 1/2 1 से छोटा नंबर होगा, उसकी पावर इंफिनिटी आएगी 0, तो 1 - 0 हो गया 1। अब अंदर वाला नंबर 1 को तो टेंड कर रहे हैं, अगर सिंपल बॉक्स ना लगा होता तब तो हम अपना आंसर बोल देते 1, कोई इश्यू नहीं था।
लेकिन क्योंकि बॉक्स लगा हुआ है तो हमें देखना पड़ता है कि ये नंबर जो होगा 1 से हल्का सा छोटा होगा या 1 से हल्का सा बड़ा होगा। तो तुम नोटिस करोगे कि 1/2 की पावर n, पॉजिटिव नंबर की पावर रख रहे हो तो पॉजिटिव नंबर ही आएगा। तो भले ही 1 में से 0 माइनस हो रहा है, लेकिन वो जो नंबर माइनस हो रहा है वो हल्का सा एक पॉजिटिव नंबर है, 0.000001। तो जब 1 में से माइनस करेंगे तो 1 से हल्का सा छोटा नंबर आएगा, 0.9999 करके। तो 0.9 से जस्ट छोटा इंटीजर अगर हमें ढूंढना हो तो उसकी वैल्यू आएगी 0। दोबारा फिर बोल रहा हूं, अंदर वाला नंबर 1 को टेंड कर रहा है, लेकिन वही वाली बात साइन एक्स अपॉन एक्स वाली, 1 को टेंड करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। मतलब बेसिकली दो तरीके होते हैं, 0 1 से छोटा 1 से बड़ा। तो 1 में से पॉजिटिव नंबर माइनस हो रहा है तो 1 से छोटा नंबर होगा, इस वजह से इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आएगा। अगर यही मान लो गलती से तुम्हारा 1 प्लस बन जाता, मतलब ये नंबर 1 से हल्का सा बड़ा होगा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारे पास 1 के इक्वल आता। तो वो ध्यान देनी है यहाँ पर जब भी बुक्स आ जाए। सिर्फ अंदर वाले की लिमिट निकालना सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, किसी को दिक्कत है तो पूछ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इवेल्युएट। इस सिंबल का मतलब तो पता है ना सबको? हाँ, मल्टीप्लाई। आर की अलग अलग वैल्यू पुट करते जाओ, जो जो टर्म्स आएंगी उन सबको मल्टीप्लाई करना है। सिग्मा का मतलब प्लस करना और इसका मतलब मल्टीप्लाई। निकालो क्या वैल्यू आएगी जल्दी। अंजलि नहीं, जीरो आंसर नहीं है। ठीक है, जो तेरा देते सही है तेरा। ये है, एक सवाल और लिखा हुआ है, वो भी ट्राई कर। चलो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। करने के लिए हमें हमें कोशिश ये करनी होती है कि सिग्मा में दिया हो या मल्टीप्लाई में इस तरीके से दिया हो, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो जाए। क्योंकि अगर सबको ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो उसका प्रोडक्ट तो हम नहीं निकाल सकते, है ना। तो उसी वजह से हम कोशिश ये कर रहे हैं कि टर्म्स कैंसिल हो। तो करने का तरीका होगा कि तुम पहले इसके फैक्टर्स बना सकते हो। तो फैक्टर्स बनाने से मेरा मतलब होगा r³ - 8 है, मतलब r का क्यूब माइनस 2 का क्यूब। a³ - b³ का फॉर्मूला लगाओगे तो ये बनेगा
ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। आर क्यूब प्लस 2 का क्यूब है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, फॉर्मूला लगाओगे तो आर प्लस 2 इंटू में आएगा आर स्केयर माइनस 2r प्लस 4। तो जैसे सिग्मा में हम बोलते हैं कि सिग्मा में अगर दो टर्म्स ऐड हो रही हैं तो उनके सिग्मा अलग अलग कर सकते हो, वैसे ये जो पाई वाला सिंबल होता है मल्टीप्लाई वाला, इसमें मल्टीप्लाई में अलग अलग कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है, अगर कुछ टर्म्स को पहले कर लो बाकी टर्म्स को बाद में कर लो तो प्रोडक्ट सेम आएगा। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी आर इक्वल टू 1 टू एन आर माइनस 2 अपॉन आर प्लस 2। इस पार्ट को तो हमने कर लिया अलग, ये सिंपल ब्रैकेट है, कोई वो नहीं है अपने पास, ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है। फिर आर इक्वल टू 1 टू एन आर स्केयर प्लस 2r प्लस 4 अपॉन में आ जाएगा आर स्केयर माइनस 2r प्लस 4। ठीक है, अब एक बार वैल्यू रख के देखते हैं कि कुछ फायदा हुआ या नहीं हुआ इससे। तो यहां पर बनेगा लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो पहले आर को 1 रखो, कितना आएगा -1 अपॉन में आएगा 1 प्लस 2, यानी ये हो जाएगा कितना 3 इंटू, अगर आर को 2 रखोगे तो ये बनेगा 0। अरे यार एक मिनट रुको, मैंने शायद क्वेश्चन गलत लिख दिया, आर की वैल्यू 1 से स्टार्ट नहीं हो रही यहाँ पर, मैंने सवाल गलत लिख दिया शायद, इसलिए आंसर तो जो तेरा कैसे आ गया भाई आंसर। मैंने क्वेश्चन ही गलत लिख रखा है। यहाँ पर आर की जो वैल्यू है वो 3 से स्टार्ट होनी थी, तब सवाल बनेगा, नहीं तो गंद फैल जाएगा इसमें। चलो चेंज कर लो, उस वजह से नहीं आया था, कोई दिक्कत नहीं, तरीका तुम्हें अगर पता है तो बहुत बढ़िया, डिस्कस कर ही रहे हैं साथ के साथ। तो आर को अगर 3 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा, यहां पर भी चेंज कर लो। अच्छा पहले किया हुआ, आर को 3 पुट करेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन कितना 3 प्लस 2 5। फिर आर को अगर 4 पुट करेंगे तो वो आएगा 2 अपॉन कितना पुट किया 4 6। फिर आएगा अपने पास 3 अपॉन 7। ये कहानी चलती जाएगी, जब आर को n-1 पुट करोगे तो हमारे पास बनेगा n-3 अपॉन n+1, और फाइनली जब आर को n पुट करोगे तो n-2 अपॉन में आएगा n+2। ठीक है, इस तरीके से चलता जाएगा। ऐसे ही अगर दूसरे वाले पार्ट में आर की वैल्यू पुट करना चालू करोगे, आर को 3 पुट करेंगे तो ये बनेगा 9 प्लस 4 कितना होता है 13, 13 प्लस 6 आ जाएगा 19, नीचे बनेगा 39, 13 में से देख लेना, कैलकुलेशन चेक कर लेना, लेकिन काम यही करना है। आर को इसी तरीके से 4 पुट करोगे तो आ जाएगा 28, और नीचे आ जाएगा कितना 4 पुट किया ना 16 प्लस 4 20 माइनस 8, 20 माइनस 8, कुछ गड़बड़ हुई, एक मिनट रुको। एक बार कैलकुलेशन चेक करो, कोई गलती दिख रही है तो देखो एक बार, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक दिख रही है तो देख लो एक बार, मैं भी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो अगली टर्म्स लिख के देखते हैं। आर को 5 रखोगे तो 25 और 4 29, 29 और 10 39। यहाँ पर आर को 5 रखोगे तो 25 और 4 29, 29 में से 10 के 19, ठीक है सही होगा। फिर ये इस तरीके से चलता जाएगा। अब तुम यहाँ पर नोटिस करना चालू करोगे कि 19 और ये 19 कटेगा, अगला जो 28 है वो इस वाले 28 से कटेगा, तो यहाँ पर तुम्हारे पास सिर्फ दो टर्म्स बचेंगी 7 और 12। अगर यहाँ नीचे दो टर्म्स बच रही हैं 7 और 12, तो वहां पर ऊपर दो टर्म्स बचेंगी 7 और 12। ठीक है, तो लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, यहां पर हमारे पास नीचे बचेगा 7 अपॉन 12, ऊपर दो टर्म्स बचेंगी, एक बार जब आर की वैल्यू यहां पर एन पुट करोगे यानी एन स्केयर
प्लस 2n प्लस 4। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला गलत लगाया हुआ है क्या मैंने? ये तो होता है ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। फॉर्मूला तो सही लगाया हुआ है शायद। चलो कोई बात नहीं, देख लेंगे, मतलब कैलकुलेशन देख लो, बाकी कंसेप्ट यही है, बाकी मैं चेक कर लूंगा। अच्छा, और कौन सी वैल्यू पुट करेंगे? एन से आखिरी टर्म ये बनेगी, और हम पुट करेंगे यहां पर एन माइनस वन। तो अगर एन माइनस वन पुट करेंगे तो एन माइनस वन का स्केयर प्लस में आएगा टू इंटू एन माइनस वन, प्लस में आएगा फोर। ठीक है, तो यहां से तो अपने पास ये चीजें बचेंगी। ऐसे यहां से वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे अगली टर्म क्या होगी? अगली टर्म होगी 4/8। इसके बाद क्या आएगी? 5/9। अब ये वाला जो 5 होगा इस वाले 5 को जाकर कैंसिल करेगा। तो ऊपर कितनी टर्म्स बची हैं अपने पास? 1 2 3 4, चार टर्म्स बची हैं। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ये चार टर्म्स आएंगी। तो नीचे भी कितनी टर्म्स बचने वाली हैं? चार, आखिरी की चार। तो आखिरी की चार कौन कौन सी होंगी? लास्ट वाली तो n+2 है, फिर उससे एक छोटी मिलेगी n+1, फिर उससे एक छोटी n, और फिर उससे एक छोटी n-1। ठीक है, ये टर्म्स हमारे पास बचेंगी। सॉरी। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो लिखा ही हुआ है। 1 से लेकर 4 तक का मल्टीप्लाई होगा 24। यहां पर तुम्हारे पास बनेगा n स्केयर प्लस 2n प्लस 4, साथ में मल्टीप्लाई होगा n का स्केयर, -2n और प्लस का 2n कैंसिल होगा, 1+4 - 2 ये बनेगा प्लस का 3। नीचे कितना आएगा? 7 × 12, और ये बन जाएगा n, n-1, n+1, n+2। अब तुम नोटिस करोगे कि n जो है वो इन्फिनिटी को टेंड भी कर रहे हैं, और पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल की फॉर्म भी बन रखी है। अब हम डिग्री मैच करेंगे कि डिग्री कितनी आ रही है। ऊपर एन स्केयर इंटू एन स्केयर से बाई क्वाड्रेटिक बनेगी, 4 डिग्री का पॉलिनोमियल, 4 डिग्री का पॉलिनोमियल, और नीचे एन कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? 4 बार, 4 डिग्री का पॉलिनोमियल। डिग्री सेम है तो लीडिंग कोफिशिएंट्स का रेशियो ले लेंगे। ऊपर से लीडिंग कोफिशिएंट आएगा 24, नीचे से लीडिंग कोफिशिएंट आएगा 7 × 12। कट कटाकर आंसर जो है वो अपने पास बचेगा 2/7। तो ये आंसर है। तो कैलकुलेशन सही है, क्योंकि आंसर मैच कर रहे हैं। देख लो एक बार, किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो। इसको थोड़ा ढंग से लिख देता हूं मैं। अगर समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर लो।
और जो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये तुमसे डायरेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तुम्हें यहाँ पर बस ये देखना पड़ेगा कि 1 + XR/2 ऐसा कोई सब्स्टिट्यूशन हमने पढ़ा है जिसमें ऐसी कोई वैल्यू आती हो, कोई फॉर्मूला पढ़ा हो हमने। सब्स्टिट्यूशन लिखवाए थे ना, आईटीएफ के टाइम पर भी लिखवाए थे। तो सब्स्टिट्यूशन लगाने की कोशिश करो, फॉर्मूला पहचानो इसमें 1 + XR/2 वाला। एक तो इस पर ध्यान देना है और दूसरा ध्यान इस पर देना है, √1 - x0 का स्क्वायर। शशांक की आंसर नहीं होगा। तूने आंसर दिए cos x/2, x तो है ही नहीं, पूरे सवाल में नहीं है। x0 है, x1 है, x2 है, लेकिन x नहीं है। चल देखो क्या करने का तरीका होगा यहाँ पर। कुछ नहीं करना अपने को, जो x0 है उसको मान लेना है cos थीटा बस। अब इससे फायदा देखो क्या होगा। अगर x0 cos थीटा है तो x1 की वैल्यू कितनी आएगी। x1 का मतलब क्या होगा, √1 प्लस, देखो यहाँ पर r+1 है तो यहाँ पर r आएगा, यहाँ पर 1 है तो उससे एक छोटा x0 आएगा अपॉन में 2। तो ये बन गया √1 + cos थीटा/2। 1 + cos थीटा हम जानते हैं 2 cos²θ/2, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो cos²θ/2, इसकी वैल्यू आ जाएगी cos θ/2। इसी तरीके से अगर हम x2 की वैल्यू निकालेंगे तो x2 है तो अंदर आएगा 1 + x1/2, जितना r बाहर है उससे एक कम अंदर। दोबारा अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 + cos θ/2, ये डिवाइड होगा 2 से। अब दोबारा वही हाफ एंगल में तोड़ लेंगे, 1 + cos θ/2 होगा 2 cos²θ/4, 2 कटेगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी cos θ/4। इस तरीके से पैटर्न हमारे पास चलता जाएगा। अब हमसे लिमिट मांगी किसकी गई है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। x0 की वैल्यू अगर cos थीटा पुट करें तो 1 - cos²θ, उसका जब रूट लेंगे तो वो बनेगा sin थीटा। अपॉन में चेक करो क्या आएगा। x1 का मतलब हम निकाल चुके हैं cos θ/2, जो x2 है उसका मतलब cos θ/4 है, x3 का मतलब cos θ/8 है, चलता जाएगा। और xn का मतलब आएगा cos θ/2 n। ये काम कर सकते हैं अपने। अब यहां पर तुम नोटिस करोगे कि बहुत सारे कोस मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनके जो एंगल आ रहे हैं वो जीपी में आ रहे हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा। और ट्रिग्नोमेट्री हुआ नहीं है ना पर तुम्हारा, चलो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं अगर नहीं पता किसी को। जैसे फॉर्मूला ये होता है कि अगर मान लो कोस थीटा हो, इंटू में cos 2 थीटा, cos 4 थीटा, cos2n - 1 इंटू थीटा। तो पहली बात तो इस फॉर्मूले में क्या होना चाहिए, बहुत सारे कोस मल्टीप्लाई होने चाहिए, उनके अंदर जो एंगल है वो जीपी में होने चाहिए और जीपी का कॉमन रेशियो 2 होना जरूरी है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी रैंडम जीपी ले लो। तो इसका फॉर्मूला जो आता है वो आता है साइन, जो सबसे बड़ा एंगल है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो sin 2n थीटा, नीचे आ जाता है 2n। यहां पर n नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। और साइन थीटा का मतलब जो सबसे छोटा एंगल दिख रहा है, तो वही सेम फॉर्मूला यहां पर लगा सकते हैं। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी तो आएगा ही आएगा।
साइन थीटा है अपने पास, अपोन में आएगा साइन। सबसे बड़े एंगल को 2 से मल्टीप्लाई करना है, सबसे बड़ा एंगल थीटा बाई 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा। इसके अपॉन में आएगा 2 की पावर n इंटू साइन। थीटा का मतलब जो सबसे छोटा एंगल आ रहा है, सबसे छोटा एंगल हमें दिख रहा है थीटा अपॉन 2 की पावर n। तो इस तरीके से लिख देंगे, साइन थीटा से साइन थीटा कटेगा, तो ये बन जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो साइन थीटा अपॉन 2 की पावर n, अपॉन में बचेगा 1/2 की पावर n। अब तुम नोटिस करोगे कि अगर n इंफिनिटी को टेंड कर रहे हैं तो 2 की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी होगा और थीटा अपॉन इंफिनिटी 0 हो जाएगा। साइन के अंदर 0 एंगल आ रहा है तो साइन को उसी एंगल से रिप्लेस कर सकते हैं। तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी थीटा अपॉन 2 की पावर n, नीचे लिखा हुआ है 1/2 की पावर n। 2 की पावर n कैंसिल होगा, ये आ गया थीटा। और यहां से जो हमने एक्स नोट को कोस थीटा माना था, तो थीटा की जो वैल्यू है वो आ जाएगी कोस इनवर्स एक्स नोट। तो ये हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। किसी को दिक्कत हो स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। तो ऐसे जुगाड़ भी तुम्हें करने पड़ सकते हैं फॉर्म पहचान कर, कि ट्रिग्नोमेट्री में सब्स्टिट्यूशन ले लो और उसके बाद सवाल करो। हाँ भाई, समझ में आया नहीं आया? किसी ने वो फॉर्मूला ऊपर वाला नहीं पढ़ा हुआ तो लिख लो, जब ट्रिग्नोमेट्री होगा तब पढ़ा दिया जाएगा। उसी में पढ़ाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इफ a1 इक्वल टू 1 एंड an+1 इक्वल टू, हमें दिया हुआ है 4+3 टाइम्स an, और अपॉन में है 3+2 टाइम्स an, जिसमें n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an। वैल्यू निकालो जल्दी से, कितनी आएगी?
आया किसी का आंसर? अंजलि, नहीं ये नहीं है। ज्योतिरादित्य ये भी नहीं है भाई। अभिनव ये भी नहीं है। चलो मैं करवा रहा हूँ, देखो क्या होगा। एक काम तुमने करके देख लिया होगा, मैं करके दिखा रहा हूँ, लेकिन वो सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, तो नोट ना भी करो, फर्क नहीं पड़ता, समझाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे सपोज करो तुम्हें A2 निकालना हो, तो A2 का मतलब होगा 4+3 × A1, और अपॉन में आएगा 3+2 × A1। ये काम शायद तुमने करके देख लिया होगा। A1 की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो A2 की वैल्यू तो आ जाएगी 7/5। अच्छा, A3 की अगर वैल्यू की बात करें तो 4+3 × A2 आएगा, अपॉन में आएगा 3+2 × A2। तो A2 की वैल्यू 7/5 हमें पता है, तो ये आ जाएगी 20 और 21 41, और अपॉन में आ जाएगा 15 और 2 17, ये आ जाएगा। इस तरीके से तुम वैल्यू निकालना चालू करोगे तो तुम नोटिस करोगे कि जो इनके बीच का जो गैप है ना, 17/5 41/17, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ठीक है। तो जब तक तुम इनफाइनाइट टर्म तक पहुंचोगे, जो इनफाइनाइट पोजीशन पर टर्म होगी, तब तक ये नंबर एक कांस्टेंट नंबर को अप्रोच करना चालू कर देगा। अब हमें नहीं पता वो नंबर कितना आएगा, जो एक्चुअली हमें लिमिट निकालनी है, उसको नंबर को मान लेते हैं एल के इक्वल आएगा। मैंने मान लिया इसकी लिमिट एल है। तो सोच के देखो, मैं ये कह सकता हूं कि लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी an+1 जो है वो भी एल के इक्वल ही होगा। मैं ये कह सकता हूं कि ये जो नंबर है वो भी किसकी तरफ जाएगा, एल की तरफ जाएगा, क्योंकि ए इंफिनिटी एल है। उसमें एक बार दोबारा ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो नंबर दोबारा एल की तरफ ही अप्रोच करेगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा दोनों में। तो an+1 की वैल्यू हम कह रहे हैं एल की इक्वल है, an की वैल्यू एल की इक्वल है, तो 4+3l अपॉन में आ जाएगा 3+2l। अब बस इस इक्वेशन को सोल्व करना है, कितना बन जाएगा, 3l+2l² इक्वल टू 4+3l। यहां से हम देखेंगे कि l² की जो वैल्यू आ रही है वो 2 आ रही है, तो l की दो पॉसिबल वैल्यूज आ जाएंगी, एक √2 होगी और एक होगी -√2। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि एक ही फंक्शन की इन्फिनिटी पर दो लिमिट आ जाए। दो लिमिट आ जाए इसका मतलब लिमिट एक्चुअली एग्जिस्ट कर ही नहीं रही। तो दूसरी बात तुम नोटिस करोगे कि A1 A2 A3 ये सब पॉजिटिव आते जा रहे हैं, पॉजिटिव × 3 पॉजिटिव +4 पॉजिटिव। इस तरीके से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव होंगे। तो अगर हमेशा ही पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है तो वो नेगेटिव वैल्यू को अप्रोच नहीं कर पाएगा। तो इसमें से सिर्फ पॉजिटिव वाली वैल्यू काम की होगी, √2। और ये आंसर है अपना। समझ में आया क्या किए? तो ये वाला जुगाड़ भी लगाते हैं अपने कभी कभी। अगर an+1 और an में अगर हमें रिलेशन पता हो, तो जितनी लिमिट an+1 की आएगी इंफिनिटी पर, उतनी ही an की आएगी। दोनों को इक्वेट कर दो, इक्वेशन बनाओ, सोल्व कर लो। हाँ ना, कुछ दिक्कत हो? क्लियर है?
ठीक है। Sorry. तो जो लास्ट टॉपिक है अपने पास, लास्ट लिमिट निकालने का जो टॉपिक है, वैसे सेकंड लास्ट टॉपिक, वो ये है, एक कोचीज थ्योरम नाम की चीज होती है। ऑब्वियसली डिराइव तो नहीं कर पाएंगे, ड्रॉपर में हो। तो इसमें होता ये है, इसकी थोड़ी लिमिटेशन है। काम कर जाता है, अच्छा फॉर्मूला है, याद कर लो तो बहुत बढ़िया। लेकिन ये काम तभी करेगा जब इस टाइप की फॉर्म दिखेगी तुम्हें। एन एक वेरिएबल होना चाहिए जो इन्फिनिटी को टेंड करो। बेस जो है वो एन का कोई भी फंक्शन हो सकता है, वो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। और इसकी पावर में 1/n होना जरूरी है। अगर एग्जैक्ट ये फॉर्म मैच करेगी तभी हम ये कोचीज थ्योरम लगा सकते हैं। तो कोचीज थ्योरम ये बोलती है कि इसको तुम डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी अभी भी रहेगा। फंक्शन में बस तुम क्या करो, एन की जगह n+1 रख दो और इसको डिवाइड कर दो ओरिजिनल फंक्शन से। तो भले ही तुम इसकी लिमिट निकाल लो या भले ही इसकी लिमिट निकाल लो, एक ही काम होगा। ऑब्वियसली राइट हैंड साइड वाला थोड़ा निकालना आसान होता है, तो वहां से लिमिट निकाल लेते हैं। जैसे अगर इसका एक एग्जाम्पल क्वेश्चन करना चाहें तो ये सवाल है, ये तुम्हारा जेई मेन 2016 में आया था। एक मैं करके दिखा रहा हूँ, अगला तुम कर लेना। तो 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब इस टाइप के सवाल को करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका तुम बोर्ड में एक तरह से पढ़ चुके हो, लिमिट एज ए सम, अगर याद हो तो। जिन्होंने कोचिंग नहीं भी ली उन्होंने भी पढ़ा होगा इंटीग्रेशन चैप्टर में। वहां पर हम ये लिखते हैं, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n सिग्मा एफ ऑफ ए प्लस आर एच, जहां पर एच जीरो को टेंड करता है। याद है ये चीज? फिर उसको इंटीग्रेशन बना लेते हैं कि इंटीग्रेशन होगा एफ एक्स डी एक्स का, एफ ऑफ ए प्लस एक्स डी एक्स का, ए से बी लिमिट चली जाएगी, वो सब बातें, है ना। तो वो भी एक तरीका होता है करने का। लेकिन एक तरीका इसको होता है कोचिस थ्योरम। तो इंटीग्रेशन फिलहाल हमने पढ़ा नहीं, चैप्टर चल नहीं रहा, तो कोचिस थ्योरम से करके देखते हैं। तो यहां पर तुम नोटिस करोगे कि जो बेस है वो एन का एक फंक्शन आ रहा है। कोई भी फंक्शन है, फर्क नहीं पड़ता। इस पूरे की जो पावर है वो 1/n है। ठीक है, इतना भी सही है। तो कोचिस थ्योरम वाली चीज मैच कर रही है, एन इन्फिनिटी को टेंड कर रहे हैं। तो इसी चीज को तुम कन्वर्ट करके ये लिख सकते हो, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो पहले तुम्हें क्या करना होगा, जहां भी एन दिख रहा है वहां पर n+1 पुट करना होगा। तो n+1 में n+1 पुट करोगे एन को, तो n+2 हो जाएगा। सेकंड में एन की जगह n+1 पुट करोगे तो n+3 आ जाएगा। फिर कितना आएगा, n+4। ये कहानी इस तरीके से चलती जाएगी। यहां पर जब n को n+1 पुट करोगे तो बनेगा 3n+3। नोटिस करना, गलती से 3n+1 मत लिख देना। तो इससे पहले जो क्वेश्चन करवाया था, अगर उसका स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए थे तो सॉरी, जब तक लेक्चर अपलोड होगा उसका वेट कर लेना। कोचिस थ्योरम मैं दोबारा उतना पार्ट लिख देता हूँ, वो क्वेश्चन दोबारा उठा लेते हैं। तो 2-4 मिनट वेट करो, उतना पूरा लिखने में टाइम लगेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना जब पूरा हो जाए। तो यहाँ पर हमने लिखा था कि अगर लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, एक फंक्शन होगा एफ एन, उसकी पावर 1/n। तो कोचिस थ्योरम बोलती है कि तुम इसको लिख सकते हो, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ ऑफ n+1, और अपॉन में आ जाएगा एफ ऑफ एन। तो वही इसका क्वेश्चन कर रहे थे अपने, बड़ी मेहनत से लिखा है, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ये था 3n अपॉन n की पावर 2n। तो ये था, थोड़ा जल्दी लिखूंगा मैं शुरू के स्टेप। तो मैंने अभी क्या बताया था,
कि अगर इस तरीके से लगाना हो तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी वो तो रहेगा ही रहेगा, आगे लिमिट एज ए सम की बात हम कर चुके थे, वो भी लगा सकते हैं। फिलहाल अगर कोची लगाएं तो जहां जहां एन दिख रहे हैं वो रिप्लेस हो जाएगा n+1 से। तो n+2, n+3, n+4, फिर एक टाइम आएगा जब 3n मिल जाएगा, 3n+1, 3n+2 और एंड में जाएगा ये 3n+3 तक। ठीक है, नीचे बन जाएगा n+1 की पावर में 2n की जगह आ जाएगा वही 2n+2 जो पहले लिखा था। अच्छा, ये तो हुआ f(n+1) जो कन्वर्ट करके आया है। f(n) क्या होगा, एज इट इज वही आ जाएगा n+1, n+2, n+3 और ये चलेगा 3n तक, और अपॉन में है n की पावर 2n। ठीक है, अब तुम नोटिस करोगे कि बहुत सारी टर्म्स कैंसिल आउट होना चालू हो जाएंगी, जैसे n+2 जो होगा वो इस n+2 से कटेगा, n+3, n+4 ये सब कटनी चालू हो जाएंगी। कहां तक कटेगा, 3n तक कटेगा। तो वहां तक तो पूरा कैंसिल हो गया अपने पास। अब बचेगा क्या, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। ऊपर से तो हमें मिलेगा 3n+1, 3n+2 और 3n+3। ठीक है, अपॉन में यहां पर तुम नोटिस करोगे पावर 2n+2 है, यहां पर पावर 2n है। तो सेम पावर बनाने के लिए मैं n+1 का स्केयर बाहर निकाल लेता हूं। तो ध्यान से देखना, n+1 का स्केयर तो वैसे बाहर आ गया, एक n+1 ये वाला भी बचा हुआ है, तो ये बच गया n+1 का क्यूब। तो अब मेरे पास बचेगा n+1 की पावर 2n और अपॉन में आएगा n की पावर 2n। इन दोनों हिस्सों को अलग अलग कर लेते हैं, अलग अलग लिमिट निकाल लेंगे इनकी। तो ऊपर नोटिस करो क्यूबिक इक्वेशन बन रही है 3n+1, 3n+2, 3n+3। नीचे हमारे पास लिखा हुआ है n+1 का क्यूब। तो इस वाले पार्ट को हम अलग सोल्व करेंगे क्योंकि पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल है। सेकंड वाला जो पार्ट है उसमें क्या होगा, पावर सेम है तो n अंदर जाकर डिवाइड करेगा, तो 1+1/n पूरे की पावर आ जाएगी 2n। ठीक है, सॉरी। अब पॉलिनोमियल अपन पॉलिनोमियल है, ऊपर भी क्यूबिक है नीचे भी क्यूबिक है, तो लिमिट निकालने के लिए लीडिंग कोफिशिएंट्स का रेशियो ले लेंगे। ऊपर n क्यूब का कोफिशिएंट आएगा 3 × 3 × 3 यानी 27। नीचे अगर एक्सपेंड करोगे तो n क्यूब का कोफिशिएंट 1 आएगा, ये हुआ। अब ये भी याद करो, अगर n इंफिनिटी को टेंड कर रहा हो तो 1+1/n की पावर n, इसकी लिमिट मैंने लिखवाई थी e, याद है। अब क्योंकि पावर 2n है मतलब उसका स्केयर हो जाएगा, तो अगर इसकी लिमिट e थी तो स्केयर करने से लिमिट आ जाएगी 1/e²। तो आंसर आ जाएगा 27/e²। बस ये आंसर है। तो कोचीज थ्योरम से इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं। कोई दिक्कत हो किसी को किसी प्रकार की, कुछ ना समझ में आए हो? हाँ भाई बोलो, हाँ या ना, कुछ दिक्कत है तो पूछ लो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कोचिस का। यहां पर भी तुम नोटिस करोगे n इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, सेम चीज आ रही है। अंदर n का एक फंक्शन है और पूरे की पावर आ रही है 1/n। दोबारा इस सवाल को भी लिमिट एज ए सम से कर सकते हैं, लोग वगैरह लेकर एक्सप्रेस कर लेते हैं, इंटीग्रेशन बन जाता है आसान सा, वो भी तरीका बहुत आसान है। लेकिन इसको फिलहाल किससे करके आओगे, कोचिस थ्योरम से। तो ये हुआ अपना। और जो लास्ट टॉपिक अपने पास आता है एक तरह से इसमें, वो आता है, ये कल डिस्कस करेंगे, करके आना, फाइंडिंग अननोन्स व्हेन लिमिट इज गिवन। लास्ट टॉपिक ये है, इसमें कोई थ्योरी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, 2 सवाल करेंगे बस, खत्म।
तो टॉपिक के नाम से ही समझ में आ गया होगा कि क्या करना चाह रहे हैं। जैसे इसमें सवाल ये आता है कि मान लो तुम्हें बोल दिया जाए कि इफ एल इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन 2x प्लस a साइन x अपॉन x क्यूब बी फाइनाइट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड l। ठीक है, तो इस टाइप का सवाल आता है। ये भी पहला सवाल मैं ही करके दिखा रहा हूँ। तो इसमें होता ही है कि तुम्हें बोल देगा कि इस चीज की लिमिट फाइनाइट है, ए और एल की वैल्यू बताओ। ए और एल यहाँ पर क्या है, अननोन्स है, वेरिएबल है। तो ऐसा अब तक हमने कोई क्वेश्चन करा नहीं जिसमें फंक्शन में ही वेरिएबल आ जाए। मतलब एक तो एक्स वेरिएबल है ही जिसकी लिमिट जीरो को टेंड कर रही है, लेकिन दूसरा वेरिएबल कौन है, ए। तो वो ए आर्बिट्री कांस्टेंट समझते हो क्या होता है? या छोड़ो, उतने पंगे में मत पड़ो, सिंपली सुन लो। ए वेरिएबल एक तरह से ये है कि अननोन है, वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू आएगी, वो हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको करने का तरीका क्या होता है, तुम्हें वही काम करना है जैसे लिमिट हम फाइंड करते आए हैं अभी तक। तो अगर इस चीज की लिमिट निकालनी हो तो क्या करेंगे, हम एक्सपेंशन लगा सकते हैं। साइन एक्स का एक्सपेंशन हमें पता है, पहले एक्स आता है, लेकिन एक्स की जगह 2x है तो 2x आएगा। फिर अगली टर्म होती है एक्स का क्यूब, यानी 2x का क्यूब अपॉन में आएगा फैक्टोरियल 3। फिर आता है एक्स की पावर 5, यानी 2x की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। ये कहानी चलती जाएगी। अच्छा, प्लस में आएगा a इंटू साइन एक्स का एक्सपेंशन हम जानते हैं, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। ये भी चलता जाएगा। और इसके पूरे के अपॉन में आ रहा है एक्स क्यूब। अगर एक जैसी टर्म्स को अलग अलग किया जाए तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, एक्स का कोफिशिएंट तुम नोटिस करोगे यहां से आएगा a+2, तो इंटू में एक्स आएगा, माइनस एक्स क्यूब का कोफिशिएंट यहां से आएगा 8/6, जिसका मतलब होगा 4/3, प्लस यहां से एक्स क्यूब का कोफिशिएंट आएगा a/6 इंटू में एक्स क्यूब होगा, प्लस में हमें मिलेगा 2/120 यानी 1/60, और यहां से आएगा a/120, पूरे की पावर मतलब पूरे के साथ एक्स की पावर 5 चलता जाएगा, और इसके डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब। अब यहां पर इतना तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल एक्सपेंशन लगाए, अलग अलग करें। अब तुम्हें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और फाइनाइट है तो क्या होना जरूरी है। जैसे सोच के देखो, मान लो एक्स की बात करें, मैंने क्या कहा था कि अगर एक्स इंफिनिटी को टेंड करो तो हाईएस्ट पावर से डिवाइड करते हैं, लेकिन अगर एक्स सॉरी जीरो को टेंड करो तो मिनिमम पावर से डिवाइड करते हैं। तो मैं चाहता ही हूं कि एक्स क्यूब जो है वो गायब हो जाए, क्योंकि अगर नीचे एक्स बचेगा तो एक्स जीरो पर क्या वैल्यू आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, और डिनोमिनेटर जीरो होने का मतलब लिमिट इनफाइनाइट हो जाएगी, एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो एक्स क्यूब कब कम होगा, जब इस एक्स क्यूब से ये वाला एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, कि ऊपर से एक्स क्यूब कॉमन आ जाए, नीचे से एक्स क्यूब आ जाए, कट कटाकर लिमिट निकाल लेंगे। तो वो काम तभी हो सकता है जब इससे जो छोटी पावर है उसका कोफिशिएंट जीरो हो। इस एक्स को गायब होना जरूरी है, इसका मतलब इसका कोफिशिएंट जीरो होना चाहिए। a+2 को जीरो करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी -2। ठीक है, अब अगर a इक्वल टू -2 हो गया तो क्या होगा, ऊपर में से एक्स क्यूब कॉमन निकाल सकते हैं, नीचे से भी एक्स क्यूब आएगा, एक्स क्यूब कट जाएगा, तो जो नीचे जीरो बनने वाली दिक्कत थी वो दूर होगी। इतना काम हुआ। अब अगर हमें लिमिट निकालनी हो तो लिमिट कितनी आ जाएगी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, एक्स क्यूब तो कॉमन लेकर कट ही चुके, तो ये बनेगा -4/3 प्लस a/6। जब x की पावर 5 को x क्यूब से डिवाइड किया होगा तो बनेगा 1/60 प्लस a/120 x का स्केयर, और ये चलता जाएगा। नीचे तो खत्म हो ही चुके हैं। अब अगर x को जीरो की तरफ लेकर जा रहे हो तो ये नंबर जीरो को टेंड करेगा, आगे भी सारे नंबर जीरो को टेंड करेंगे, तो यही अपने पास लिमिट आ जाएगी कितनी, -4/3। a की वैल्यू हमें पता है -2 है, अगर वो पुट करेंगे तो -2/6। सोल्व करने से आंसर जो है वो आ जाएगा -5/3। नहीं सॉरी, चेक करो जितना भी आ रहा है कैलकुलेशन।
8/6, 2/6, 8/6, ये आएगा माइनस का 5/3। ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लेना, मेरे पास आंसर कुछ और लिखा हुआ है, कुछ गड़बड़ हुई हो तो वो देख लेना अपने आप। मैं देख ही लेता हूँ कि -8/6 -4/3 होता है, और यहाँ पर आएगा 8/6, ए की वैल्यू -2 है। अच्छा, मैंने गड़बड़ कर रखी है थोड़ी सी, ये जो माइनस था पूरे के बाहर था, तो ये आएगा 4/3 में से 1/3 गया, 1 होगा, आंसर आ जाएगा -1। मतलब ये काम करना है, मेन ये समझ लो कि होगा कैसे। ठीक है, अपने एक्सपेंशन लिखो, चेक करो लिमिट को एग्जिस्ट करवाने के लिए किसका कोफिशिएंट 0 होना चाहिए और किसका नॉन 0 होना चाहिए। उसके हिसाब से कोफिशिएंट 0 कर दो, जितने वेरिएबल हैं उनकी वैल्यू आ जाएगी, और बाकी बचे हुए से हम लिमिट निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये लास्ट टॉपिक था अपना, इसका भी एक क्वेश्चन लिख लो होमवर्क के लिए। तो एक ये हो गया कोचिज वाला, एक अभी और लिख रहा हूँ, और एक पहले का है। ये तीनों क्वेश्चंस कल डिस्कस करेंगे, पहले क्लास स्टार्ट होती, और कल से कंटिन्यूटी जो चैप्टर है वो भी स्टार्ट करेंगे। तो इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन लिखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इफ लिमिट x टेंडिंग टू 0, x इंटू 1 प्लस a cos x माइनस b sin x अपॉन x क्यूब इक्वल टू 1। अब लिमिट दी हुई है, वही a और b की वैल्यू फाइंड करनी है अपने को। स्क्रीनशॉट ले लो, चैप्टर खत्म है। अच्छा, बुकलेट स्टार्ट कर दी है इसकी करनी? कर दिए तो कितनी कर ली है, हो रहे हैं सवाल? ठीक है, जल्दी से निपटा लो, इतना मुश्किल सा चैप्टर है नहीं वैसे अपना। बस प्रॉपर्टीज याद रखो, एलोपिटल कम लगाने की कोशिश करो। पेपर आ रहा है, पेपर में लिमिट आ रहा है तुम्हारा पता होगा, पैराबोला आ रहा है, लिमिट पूरा आएगा जो आज तक करवाए, कोचिस थ्योरम भी आ सकती है। पेपर में एलोपिटल लगाना हो तो बहुत बढ़िया, उसी से करना है पेपर में। तो बुकलेट निपटा लो, जो डाउट्स हो वो बता दिया करो, भेज दिया करो। एक भाई अभिनव, तू ग्रुप में क्वेश्चन वगैरह भेजता रहता है, अगर डाउट पूछने हो, मेरे से पूछने हो तो पर्सनली मैसेज कर दे, ग्रुप में मत डाल। वो मैसेज मैंने इसलिए डाला हुआ है कि जैसे आज अगर क्लास ना चल पाती तो मैसेज डाल देता कि हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है आज नहीं हो पाएगी, वो सिर्फ इसलिए है। अगर बाकी बच्चों से पूछने होते हैं डाउट, तो वो जो तुम्हारा क्वेरी वाला बना हुआ है ग्रुप, उसमें डाल दिया करो। मतलब वो सारा भाई मैथ्स वाले में डालोगे तो मैं उसमें डाउट नहीं बताता, ठीक है? पर्सनली मैसेज कर दिया करना उसमें, अगर मेरे से पूछने हैं तो, ताकि मुझे पता चल जाए किससे पूछ रहे चाह रहे तो। और बाकी जो वो एक क्वेश्चन था जो इससे पहले किया था, मैं भूल भी गया इतनी देर में, तो जो भी था उसका अगर सॉल्यूशन चाहिए हो, क्वेश्चन चाहिए हो, नोट नहीं करा था तो लेक्चर का वेट कर लेना, तब अपलोड हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना।